मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश करके तो देख। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर जे.आर. चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो एक सीरीज शुरू की थी प्रश्नों को लेकर, प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा संचालित जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक चल रही है 6ठी से लेकर 12वीं तक, उन किताबों का सार संग्रह लेकर हमने जो एक सीरीज शुरू की है, तो उस सीरीज के आगे की कड़ी में आज हम लेकर आए हैं 6 क्लास का चौथा अध्याय। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप शुरू करते हैं अपन 6 क्लास का चौथा अध्याय। उससे पहले आप एक बार इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका बिना टाइम लिए शुरू करते हैं कि राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल, यानी कौन कौन से राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए। तो कौन सी युग के अवशेष? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रस्तर युग के अवशेष हमें कौन सी नदियों के किनारे प्राप्त हुए? तो प्यारे विद्यार्थियों, बनास नदी, बेड़च नदी, गंभीर नदी और चंबल नदी के किनारे हमें प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आगे दूसरा है कि राजस्थान में यानी धातुओं में, किसमें? धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया। बात हो रही है कि धातु कि कौन सी धातु का मानव ने सर्वप्रथम उपयोग किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मानव ने सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया। कौन सी धातु का? तांबे की धातु का सबसे पहले उपयोग किया। आगे है कि राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। कौन सी सभ्यता? ताम्र सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त हुए, कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए? तो प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता और अहाड़ सभ्यता। कौन सभ्यता? अहाड़ सभ्यता से हमें ताम्र अवशेष प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। वहीं गणेश्वर सभ्यता की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे स्थित है। और अहाड़ सभ्यता, तो प्यारे विद्यार्थियों, अहाड़ सभ्यता राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इन्हें कंठस्थ जरूर करके एग्ज़ाम में जाना। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कालीबंगा सभ्यता है वो कौन से ज़िले में? हनुमानगढ़ ज़िले में है, लेकिन वो किस नदी के किनारे है पूछा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन समय में दृष्टवती नदी या सरस्वती नदी के किनारे है, लेकिन वर्तमान में यह कौन सी नदी? घग्गर नदी के किनारे, क्योंकि दृष्टवती नदी और सरस्वती नदी घग्गर नदी के ही प्राचीन नाम थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि कालीबंगा सभ्यता प्राचीन समय में दृष्टवती नदी और सरस्वती नदी के किनारे थी, लेकिन वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चले नेक्स्ट कि अगला है कि कालीबंगा की खोज किसने की थी। इसकी जो कालीबंगा सभ्यता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, इस कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की। तो प्यारे विद्यार्थियों, अमलानंद घोष ने। किसने? इस अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की। आगे है कि कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कालीबंगा सभ्यता है वह राजस्थान के उत्तर में स्थित हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। एग्जाम की दृष्टि से कई बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है। आगे है कि अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा से उत्खनन करने वाले विद्वान कौन थे। यानी कालीबंगा की खोज तो अमलानंद घोष ने की। किसने की? अमलानंद घोष ने की, लेकिन घोष के बाद इस सभ्यता का उत्खनन किसने किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्खनन करने वाले विद्वान थे
एक बीबी लाल और वी.के. थापर, ये दो विद्वान थे जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन का कार्य भी किया। अगला है कि कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे। प्यारे विद्यार्थियों, आपको बता दूं कि जो वर्तमान में घग्गर नदी है उसे प्राचीन समय में सरस्वती नदी या दृष्टवती नदी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, जो राजस्थान के उत्तर में बहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, और आपको यह भी बता दूं कि जो घग्गर नदी है वह आंतरिक नदी है, अंतर प्रवाह नदी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कालीबंगा सभ्यता है वो वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला है कि कालीबंगा में नालियाँ किस से बनी हुई थी। जो कालीबंगा सभ्यता में जो नाली व्यवस्था थी या जो घरों के अंदर नालियाँ बनी हुई थी वो किसकी बनी होती थी। प्यारे विद्यार्थियों, जो हमें कालीबंगा से साक्ष्य प्राप्त हुए उसके अनुसार हम अनुमान लगा सकते हैं कि लकड़ी और ईंटों से बनी हुई कालीबंगा में नालियाँ थी घरों के अंदर। अगला 10वां क्वेश्चन है कि कालीबंगा में मकान बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा सभ्यता में मकान बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था। ईंटों का प्रयोग किया जाता था। अगला है कि कालीबंगा में अग्नि वेदिका कहाँ पर बनी होती थी। कौन सी वेदिका। कालीबंगा सभ्यता में जो अग्नि वेदिका थी वह कहाँ पर बनी होती थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो कालीबंगा से चबूतरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन चबूतरों पर अग्नि वेदिका के साक्ष्य भी मिले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन्हें ज़रूर देखना। प्यारे विद्यार्थियों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है 12वां कि कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी। जो कालीबंगा में कौन सी नगर नियोजन की व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था। जो नगर नियोजन की व्यवस्था जो किस सभ्यता के समान थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा की जो नगर नियोजन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समान थी। यानी कालीबंगा में जो नगर नियोजन व्यवस्था है वह सिंधु सभ्यता के समान मिलती जुलती है। प्यारे विद्यार्थियों, इस कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला अपना 13वां क्वेश्चन है कि कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी। जो कालीबंगा से प्राप्त नगरों में जो कृषि की जाती थी वो कहाँ की जाती थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कृषि जो नगर की 4 दीवारी थी उस 4 दीवारी के बाहर कृषि की जाती थी। प्यारे विद्यार्थियों, अगला है कि गाय की मुख वाले प्याले की सभ्यता से प्राप्त, यानी गाय के मुख के समान बने प्याले, यानी किसके समान। गाय के मुख के समान जो प्याले प्राप्त हुए वो किस सभ्यता से प्राप्त हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा सभ्यता से ही गाय के मुख वाले प्याले प्राप्त हुए हैं। एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि तांबे के बेल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। यानी तांबे धातु के बेल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कालीबंगा सभ्यता से तांबे के की बनी बेल की मूर्ति प्राप्त हुई। प्यारे विद्यार्थियों, यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो कई बार एग्जाम आया कि तांबे के बेल की बनी हुई मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा सभ्यता से। अगला है कि कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से। कांस्य का दर्पण किस धातु का। कांस्य की धातु से बना दर्पण हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह भी हमें कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा सभ्यता को मैंने जो पार्ट के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट छोटे बड़े क्वेश्चन बन रहे थे उनको एक जगह लाने की कोशिश की है। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे कालीबंगा सभ्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 6 क्लास के चतुर्थ अध्याय में है। अगला है कि किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से कंघा बना प्राप्त हुआ है। कौन से दांत। हाथी दांत से बना कंघा हमें किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कालीबंगा सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना हुआ कंघा भी प्राप्त हुआ है। अगला है कि कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ माना जाता है। यानी इस क्वेश्चन
पर संशय तो जरूर है, लेकिन इतिहासकार के विद्वानों ने अलग अलग विद्वानों ने इस सभ्यता के विनाश का कारण, इसके पतन का कारण अलग अलग बताया है। लेकिन जो मुख्य रूप से इन सभी के कथनों से निकल कर आता है वह है कि नदियों के का पानी सूखने और मरुस्थलीकरण के बढ़ने के कारण जो कालीबंगा सभ्यता का पतन हुआ है, विनाश हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता यदि सभ्यता में से एग्जामिनर क्वेश्चन देगा तो प्यारे विद्यार्थियों वो कालीबंगा सभ्यता को ज़रूर पढ़ के या ज़रूर स्पर्श करके उसमें से ज़रूर क्वेश्चन आपके पेपर में डालेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह कालीबंगा सभ्यताओं में सबसे इम्पोर्टेंट सभ्यता है, तो वो कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला 19वां क्वेश्चन है कि उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से? एक उदयपुर में धूलकोट है, उस धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस धूलकोट नगर का संबंध आहड़ सभ्यता से है। कौन सी सभ्यता से है? आहड़ सभ्यता से है। अगला है कि किस स्थान को पहले तांबावती के नाम से जाना जाता है? यानी कौन सा स्थान राजस्थान में जिससे पहले क्या कहा जाता था? तांबावती के नाम से जाना जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो आहड़ सभ्यता में जो धूलकोट है वह धूलकोट प्राचीन समय में तांबावती के नाम से या ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता था। अगला है कि धूलकोट की दीवारें किस से बनी होती थी? यानी इस धूलकोट नगर में जो दीवारें होती थी वो किसकी बनी होती थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, मिट्टी से और पत्थर से। किससे? मिट्टी और पत्थर से ये दीवारें बनी होती थी। अगला है अपना क्वेश्चन कि किस सभ्यता के मकानों से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? यानी कौन सी सभ्यता है जिसमें उस मकानों से 6 चूल्हे यानी 6 रसोई के चूल्हे प्राप्त हुए हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, आहड़ सभ्यता उदयपुर है में है, जहाँ से हमें एक समान 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सभ्यता है जहाँ उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था? ऐसी कौन सी सभ्यता थी जहाँ से उच्च कोटि के चावल यानी अच्छी किस्म के चावल का उत्पादन किया जाता था? तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि चावल के उत्पादन की बात करें तो वह आहड़ सभ्यता से उच्च किस्म के यानी उच्च कोटि के चावलों का उत्पादन किस सभ्यता से किया जाता था? तो आहड़ सभ्यता उदयपुर से किया जाता था। अगला क्वेश्चन है 24वां कि राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि, 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहर प्राप्त हुई है? यानी किस सभ्यता से 26 किस्म के मणि प्राप्त हुए हैं? मन के 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वो किस सभ्यता से हुई? तो वह आहड़ सभ्यता उदयपुर से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि उदयपुर के वल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? जो उदयपुर में जो वल्लभ तहसील में एक बालाथल स्थल है, कौन सा स्थल? बालाथल स्थल है, जो किस सभ्यता से संबंधित है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित है। एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों क्वेश्चन, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि उच्च कोटि के चावलों का उत्पादन किस सभ्यता से किया जाता था, या बालाथल सभ्यता है जो किस प्रकार की सभ्यता है? प्यारे विद्यार्थियों, बालाथल सभ्यता उदयपुर में है जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा और किस सभ्यता के अवशेष मिले? यानी जो बालाथल उदयपुर में है वहाँ से ताम्र सभ्यता के अवशेष के साथ साथ और किस सभ्यता के अवशेष मिले? तो प्यारे विद्यार्थियों, ताम्र सभ्यता के साथ साथ लोहकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि लोहा गलाने की भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है
कि लोहा गलाने की भट्टियाँ हमें राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बालाथल सभ्यता उदयपुर में है, जहाँ से हमें लोहा गलाने की भट्टियाँ भी प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है कि बैराठ जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी बैराठ सभ्यता कहाँ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबको पता होना चाहिए कि बैराठ सभ्यता जयपुर में है। इस बैराठ सभ्यता के अलावा किस सभ्यता से बुने हुए वस्त्रों के अवशेष हमें प्राप्त हुए। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो बालाथल सभ्यता उदयपुर में है, जहाँ से हमें बुने हुए वस्त्र के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बता दिया कि जो गणेश्वर सभ्यता है राजस्थान के सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे है और नीम का थाना तहसील में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गणेश्वर सभ्यता के हम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के गणेश्वर नामक स्थान से हमें गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। और बात करें कि ये गणेश्वर सभ्यता राजस्थान में किस नदी के किनारे है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह सभ्यता राजस्थान में कांतली नदी के किनारे स्थित है और कांतली नदी आंतरिक प्रवाह नदी या अंतः प्रवाह नदी है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों अपना कि गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र संचित संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ताम्र संचित संस्कृति किस संस्कृति का उपनाम है या गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो वह है ताम्र संचित संस्कृति, जो राजस्थान के सीकर जिले की नीम का थाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए। जो गणेश्वर सभ्यता है वहाँ से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए, लेकिन वो कितने प्रकार के। तो वह 2 प्रकार के मिट्टी के पात्र हमें गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि 32वां लोहाकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से। कौन सा कालीन लोहाकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, बैराठ जयपुर, सांभर, रेड टोंक, बागोल भीलवाड़ा आदि जो सभ्यता है वहाँ से लोहकालीन हमें पुरातात्विक क्या प्राप्त हुए हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस आधार पर हमने इस सभ्यता को लोहकालीन पुरातात्विक स्थल भी कहा है। बैराठ सभ्यता, सांभर, रेड और बागोल सभ्यता आदि। अगला है कि बैराठ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बैराठ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की राजधानी कहा जाने वाला जिला जयपुर, जिसमें बैराठ सभ्यता स्थित है और जहाँ से हमें किस बौद्ध धर्म के साक्ष्य भी बैराठ सभ्यता से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है कि बीजक की पहाड़ी और भीम जी की डूंगरी का संबंध किस स्थान से। कौन सी पहाड़ी। तो बीजक की पहाड़ी और भीम जी की डूंगरी का संबंध किस स्थान से है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बैराठ सभ्यता से है, बैराठ से है भीम जी की डूंगरी और बीजक की पहाड़ी जो जयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत काल में, कौन से काल में। महाभारत काल में बैराठ को किस नाम से जाना जाता था। प्यारे विद्यार्थियों, महाभारत काल में बैराठ को विराट नगर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से। विराट नगर के नाम से जाना जाता था और यह वही विराट नगर है जो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। अगला है कि पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया। यानी पांडवों ने किस स्थान पर 1 वर्ष का अपना अज्ञातवास बिताया। तो प्यारे विद्यार्थियों, विराट नगर जयपुर में पांडवों ने अपने 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था। अगला है कि राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान था। तो मैं आपको बता दूं कि मौर्य काल का प्रमुख स्थान कौन सा था। विराट नगर था। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने 37 क्वेश्चन पढ़े, लेकिन एग्ज़ाम व्यू की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कई बार एग्ज़ाम में
पूछे हुए क्वेश्चन है, कई बार ये एग्ज़ाम में रिपीट हुए क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस सीरीज़ का निर्माण किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लगातार इसी चैनल के साथ बने रहिए ताकि हम नए नए प्रकार के क्वेश्चन लेकर आए आपके सामने, ताकि आप एग्ज़ाम में और बेटर कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा सपोर्ट ज़रूर करना ताकि हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होता रहे और हम नए नए क्वेश्चन आपके सामने लाते रहे। प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। थैंक यू।